नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश दूरदर्शन। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा और आप सभी का स्वागत है कृषि दर्शन के आज के अंक में। जैसा कि किसान भाइयों आप सभी जानते हैं कि कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम गांव किसान के साथ खेत खलिहान की बात करते हैं। साथ ही साथ हमारी एक कोशिश रहती है ऐसी नवीन जानकारियां आप तक पहुंचाने की जिसके ज़रिए आप अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं और मुनाफे के व्यवसाय में तब्दील कर सकते हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और आज हम बागवानी प्रबंधन पर बातचीत करेंगे। इसके लिए हम राजधानी भोपाल के बैरसिया रोड स्थित नविभाग के कृषि विज्ञान केंद्र में मौजूद हैं और आपका परिचय करा देता हूं। हमारे साथ एक कृषि वैज्ञानिक, हमारे खास मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर मेदनी प्रताप सिंह। सर, आपका बहुत स्वागत है कृषि दर्शन में। नमस्कार। तो जैसा कि बागवानी प्रबंधन की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहला सवाल डॉक्टर साहब मिट्टी को लेकर होता है कि आखिर बागवानी प्रबंधन में मिट्टी की तैयारी कैसे करें। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा इसी का जवाब दें आप। जी, बागवानी के लिए हमारी मृदा का बहुत ही ज़रूरी है कि हमें मृदा का ध्यान देना चाहिए। बागवानी के लिए हमारी जो दोमट मृदा सर्वोत्तम पाई जाती है, जिसमें कि पानी का समुचित जल निकास हो जाता है, उसके साथ साथ में नमी की मात्रा भी अच्छी रहती है और इसके साथ साथ में दोमट मृदा में पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा पाई जाती है। अगर हम बागवानी की बात करते हैं कि हमें किस प्रकार से उसकी मिट्टी की तैयारी करें, तो हमें अगर शुरू में हम बागवानी पौधों को लगाते हैं तो अच्छी तरीके से हमें जो है पहले गहरी जुताई करें, उसके बाद फिर कल्टीवेटर चला करके और फिर लास्ट में रोटावेटर चला करके खेतों को अच्छी तरीके से समतल कर लें। तत्पश्चात जो है हम अच्छी तरीके से ले आउट करके ही हमें जो है बागवानी के लिए अपने पौधों को लगाना चाहिए। बिल्कुल सर, ये आपने हमें मिट्टी की जानकारी दी कि आखिर मिट्टी की तैयारी कैसे की जाए, लेकिन इसके अलावा यदि हम बात करें तो बदलते मौसम का दौर इस वक्त देखने को मिल रहा है और ख़ास तौर पर यदि फल या सब्जी की हम बात कर लें तो ऐसी कौन सी किस्में हैं जो सबसे ज़्यादा पैदावार इस सीज़न में किसान भाइयों को देती हैं? जी, अगर हम इस समय की बात करें तो हमारा ये सीज़न रबी का सीज़न चल रहा है, जिसमें अक्टूबर नवंबर की हम बात करते हैं। तो अगर हम सब्जियों की बात करें तो बहुतायत सब्जियां इसके अंतर्गत आती हैं, जिसमें से हमारा कोल क्रॉप्स के अंतर्गत जो है गोभी वर्गीय जो हमारी सारी सब्जियां हैं, फूल गोभी है, ब्रोकली है, पत्ता गोभी है, इसके अलावा मटर है, इसके अलावा हमारे शिमला मिर्च है। ये हमारी जो अच्छी सब्जियां हैं जिनके अंतर्गत हमारे किसान भाई अच्छा इनसे लाभ ले सकते हैं। इसके साथ साथ में अगर हम बात करते हैं फलों की, तो फलों में जैसा कि हम देख रहे हैं कि हम जो बगीचे में खड़े हैं, अमरूद हमारा इस समय का मुख्य जो फल है वह है और हमारे भोपाल के लिए तो बहुत ही अच्छा है। हमारा भोपाल 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में अमरूद के नाम से जाना जाता है और यहाँ की अमरूद अपने आप में बहुत ही खास अमरूद होती हैं, बहुत ही स्वादिष्ट होती हैं। और अमरूद के अलावा अगर हम बात करते हैं इस समय तो वह है नींबू वर्गीय फलों का, जिसके अंतर्गत मौसमी है, किन्नो है, नींबू है। ये सभी फल और सब्जियां इस समय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने यहाँ पर सही जानकारी हमारे किसान भाइयों तक पहुँचाई है, लेकिन इसके साथ ये भी आपसे जानना चाहेंगे जो नए किसान भाई हैं या हम ऐसे लोगों की बात करें जो कि बागवानी करना चाहते हैं, उनके लिए सही रोपण की दूरी, आखिर पौधों को लगाने का एक सही डिस्टेंस कितना होना चाहिए? जी, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। देखिए, जब हम बागवानी की शुरुआत में हम करते हैं तो उसमें हमें सबसे पहले प्रबंधन में हमें ध्यान देना है कि हम पहले खेत की अच्छी तरीके से तैयारी करें, लेआउट करें। इसका जो सही समय होता है वो होता है हमारा जून जुलाई का समय, जिससे हमें हम लेआउट कर लें। उसके बाद अगर हम, क्योंकि फलों के आधार पे हमें दूरी का डिसाइड करना है, दूरी हमें निर्धारित की जाती है। अगर हम अमरूद की बात करते हैं तो सबसे अच्छी जो दूरी होती है 5 × 5 मीटर, पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी हम 5 × 5 मीटर रखते हैं, जिसमें हमारे लगभग अगर 1 हेक्टेयर की बात करते हैं तो 400 पौधे आ जाते हैं। इसी प्रकार हम बात करते हैं आम की, तो आम में भी हमारी फिर प्रजातियों के आधार पे हम पौधे से पौधे की दूरी का चुनाव करते हैं। जैसे अगर हम दशहरी है, लंगड़ा है, चौसा है, इनको लगाते हैं तो 10 × 10 मीटर पे, और यदि हम आम्रपाली छोटी कैनोपी वाले जो हमारे प्रजातियां हैं उनको लगाते हैं तो 5 × 5 के अंतराल पे हम पौधों को लगाते हैं।
कई बार किसान भाई हमारे जो है हाई डेंसिटी में भी जाते हैं, तो हाई डेंसिटी अगर हम अमरूद की बात करते हैं तो 1 × 2 मीटर के हिसाब से हम लगाते हैं। इसी हिसाब से अगर हम आम में भी जाते हैं तो वहाँ पर भी हम जो है 3 × 3 मीटर में भी हम हाई डेंसिटी के अंतर्गत लेते हैं। इस प्रकार से अलग अलग फलों के लिए हमारे अलग अलग दूरियां हैं। नींबू वर्गीय फल की बात करें, क्योंकि हमारा नींबू वर्गीय में है, हमारे लिए बहुत अच्छा है जी। तो नींबू वर्गीय में भी हम पौधे से पौधे की दूरी 5 × 5 मीटर ही रखते हैं। बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर साहब ये आपसे समझना चाहेंगे, यदि हम फूलों की बात कर लें तो कई ऐसे हमारे किसान भाई हैं जो कि फूलों की खेती करते हैं, और उनके यदि ज़मीन की हम बात कर लें तो कई लोगों का ऐसा भी क्षेत्रफल रहता है ज़मीन का जो कम रहता है। ऐसे में भी क्या जो रोपण की दूरी रहती है उसमें कोई बदलाव देखने को मिलता है? जी हाँ, देखिए हम जब फूलों की बात करें तो फूलों में भी हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। जैसे कि अभी हम ज़्यादातर हमारे जो किसान भाई हैं, मैं उनको ये सुझाव देना चाहूँगा कि जो किसान भाई हमारे फूलों की खेती में जाना चाहते हैं तो उनके लिए सबसे अच्छा है कि सबसे पहले गेंदा की फूल की खेती करें। गेंदा में हमारे पूसा नारंगी है, पूसा बसंती है, बहुत अच्छी प्रजातियां हमारे ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की जो वैरायटियां हैं, प्रजातियां हैं। उसके अलावा किसान भाई हमारी हाई वैल्यू जो अधिक अति जो है जिससे हमें ज़्यादा दाम मिले, अच्छा दाम मिले, तो उसमें हमारे कट रोज़ में जा सकते हैं। फिर जो किसान भाई हमारे बहुत सारे किसान भाई जो पॉली हाउस में हमारे फूलों की खेती का उत्पादन करते हैं तो उनमें हमारा झर बेरा बहुत ही अच्छा है, जिससे किसान अच्छी लागत कमा सकते हैं। इसमें भी अगर हम बात करते हैं, जो आपने पूछा कि दूरी की बात करते हैं, तो अगर हम गेंदा की बात करते हैं तो लाइन से लाइन की दूरी हम 50 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी हम 30 से 40 सेंटीमीटर में रख करके रुपाई करते हैं उनको। जी सर, इसी कड़ी को अगर हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, फूलों की हम बात करें तो आमतौर पर ये देखा जाता है कि उसमें ज़्यादातर दिक्कतें आती हैं फूलों के ख़राब होने को लेकर। स्टोरेज की समस्या एक बहुत बड़ा किसान भाइयों के लिए एक चुनौती रहती है। इससे निपटने के लिए क्या समाधान किसान भाई कर सकते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा कि फूलों की खेती हमारे जो किसान भाई करना चाहते हैं, विशेषकर हम बात करें तो भोपाल ज़िले जो हमारा राजधानी का है ज़िला, यहाँ पर हमारे फूलों की बहुतायत खपत होती है और बहुत अच्छा हमारे किसान भाइयों को इसमें जो है लाभ मिलता है। तो फूलों की खेती में मैं सबसे पहले, अगर नए किसान आते हैं तो सबसे पहले उसे जो है गेंदे की खेती से शुरुआत करें, जिसमें हमारी बहुत ही अच्छी प्रजातियाँ भी हैं गेंदे की, पूसा बसंती, पूसा नारंगी। और इसके अलावा जो फिर किसान भाई थोड़ा हाई उच्च वैल्यू वाली, जिसमें कि उसको और अच्छा मुनाफा हो, तो उसमें फिर अगर जाते हैं, अगर उसके पास पॉली हाउस है जिसमें कि भारत सरकार के द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भी अनुदान राशि भी उनको दी जाती है, तो पॉली हाउस में यदि वो फूलों की खेती करते हैं तो उसके लिए कट रोज है, झर बेरा है, ये अगर उनमें करते हैं तो बहुत ही अच्छा उसको जो है मुनाफा मिलता है। बिल्कुल सर, इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाएंगे और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ये भी सामने आता है कि किसान भाई अपने फसलों को आखिर रोग प्रबंधन की अगर हम बात कर ली जाए तो कीट से या रोगों से कैसे बचा कर रख सकते हैं, और साथ ही साथ ये भी बताइए कि क्या पहले से भी कोई लक्षण अगर फसलों में रोग के रहते हैं तो क्या वो किसान भाइयों को देखने को मिलते हैं? बिल्कुल हाँ, कोई भी चीज़ है, चाहे हम फूलों में बात करें, चाहे हम फलों की बात करें या सब्जियों की बात करें, लक्षण सभी के दिखने शुरू हो जाते हैं। हमें पहचानने की आवश्यकता है। कई बार अगर जैसे हम बागवानी की बात करें, बागवानी में हम अमरूद के बगीचे में खड़े हैं तो इसमें भी अगर कई में देखिए उकठा बिल्ट रोग इसमें भी आता है, जो कि हमारे पूरे पौधे को सुखा देता है। तो हमारे पौधे धीरे धीरे करके सूखना शुरू होते हैं, तो हमें ये ध्यान देना है कि उनकी जड़ों में जो कवक फंगस के द्वारा जो है उकठा रोग आता है तो उसका हमें उपचार करना है। इसके अलावा भी हमारे जैसे अगर हम फूलों की बात करें, गेंदे में जाते हैं तो वहाँ पर भी हमारा उसमें झुलसा रोग आने लगता है। तो जैसे ही हमें शुरुआत की अवस्था में यदि हम देखते हैं कि हमारी पत्तियों में धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं, पीले भूरे रंग के धब्बे बनते हैं, फिर वो ज़्यादा फैलता है, पौधे हमारा सूखना शुरू हो जाता है, तो उसमें हमें जो है कवकनाशी दवाओं का, जैसे मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करें। और इस तरीके से ही हमारा सब्जियों में भी देखने को मिलता है कि अपने अगर कोई भी रोग आ रहे हैं तो शुरुआती अवस्था में उसको देख करके ही हम उसका निदान कर सकते हैं। बिल्कुल, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, और ये तो हमने रोग और कीट की बात करी, लेकिन सर यदि सिंचाई प्रबंधन की हम बात कर लें या ये बात कर लें कि बागवानी प्रबंधन में पानी का बचाव कैसे हो सकता है, तो इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? जी, ये भी आपके द्वारा एक जो पूछा जा रहा प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में पानी की भी कमी है। उस कमी को पूरा करने के लिए हमें, और हमारी जो परिकल्पना है हमारे भारत सरकार की कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, उसको भी, उस अवधारणा को भी हम साकार करने के लिए हमें जो है
मैं तो किसान भाइयों को यह सलाह देना चाहूँगा कि अगर हम बागवानी कर रहे हैं तो उसमें हमें टपक सिंचाई, जिसे हम ड्रिप इरिगेशन के नाम से भी जानते हैं, ड्रिप का प्रयोग जरूर करें। क्योंकि ड्रिप इरिगेशन जो हमारी जल शोषण की दक्षता है पूर्णतः 95% से लेकर के 100% तक हमारे जल उपयोग दक्षता को बढ़ा देता है, और वो जो है सीधे हमारे जड़ों में जाता है, हमारे पौधों के। इस तरीके से हमें जो है सबसे पहले हमें ड्रिप इरिगेशन में जाना है। फिर अगर हम सब्जियों में जाते हैं तो वहाँ पर हमारा जो है स्प्रिंकलर है, माइक्रो स्प्रिंकलर है, इससे हम जो है सिंचाई करके अपनी फसलों को भी अच्छा कर सकते हैं और अपने जल उपयोग दक्षता को भी हम बरकरार रखते हैं। बिल्कुल, तो किसान भाइयों, हमने यहाँ सिंचाई प्रबंधन के गुण जाने कि आखिर किस तरह से सिंचाई प्रबंधन करना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, एक और सवाल ये खड़ा होता है आजकल, यदि हम बात करें मिट्टी की, तो केमिकल बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। हमारे किसान भाई जैविक खाद की और कैसे बढ़ें और कैसे अग्रसर हों, और उसका क्या उपयोग अपनी खेती किसानी में कर सकते हैं? जी देखिए, जैविक खेती का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है हमारी खेती और हमारी धरती माता के स्वास्थ्य के लिए। अगर हम बात करते हैं जैविक खेती के लिए, तो सबसे महत्वपूर्ण जो है बिंदु आता है वो है हमारा गोबर, जो कि सड़ा हुआ गाय का गोबर या हमारे जो है गाय भैंसों से निकला हुआ गोबर है, उसको हम पूर्णतया सड़ा करके उसको अपने खेतों में उपयोग करें। उसके अलावा यदि और हम उसमें अच्छा कर सकते हैं तो उसे हमें वर्मी कंपोस्ट बना करके अपने खेतों में उपयोग करें। अगर हम वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करते हैं तो लगभग 200 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमें जो है वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करना है। अगर हम सड़ी हुई गोबर की खाद का उपयोग की बात करते हैं तो 400 से 500 क्विंटल सड़ी हुई गोबर की खाद यदि हम मिला देते हैं अपने खेतों में, तो हमारे मिट्टी का जो है उर्वरा शक्ति भी बरकरार रहती है। साथ में हमारे मृदा का में जो है वायु का आवागमन है वो भी अच्छा हो जाता है, मृदा का कणाकार आकार भी सुधरता है। इसलिए हमें जैविक खेती को अपनाना है और जैविक खेती की तरह हमें जाना है। हम किसान भाइयों से भी मैं अनुरोध करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खेती को अपनाएं और अपने फसल को अच्छा बनाएं। बिल्कुल सर, और ये भी कहा जा सकता है जैविक खेती या प्राकृतिक खेती की तरह हम बढ़ते हैं तो न सिर्फ हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है, न और जो उपभोक्ता हैं उनका स्वास्थ्य भी लगातार ठीक बना रहता है। जी हाँ, देखिए हम रसायनों का उपयोग करते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम अगर 2-3 चीज़ों का यदि हम उसमें कमियां रह जाती हैं, सही समय पे सही मात्रा और सही तरीका, यदि हम रसायनों का उपयोग सही तरीके से सही मात्रा से नहीं करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित होता है, जिनको उपयोग के कारण आज देखते हैं हर व्यक्ति कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीमारी से जूझता चला आ रहा है। तो इसलिए हमें जो है उनको भी दूर करना है। और जैविक खेती के द्वारा जो भी हमारी चीज़ें, अभी हमारे पास बहुत सारे ऐसे जैविक कीटनाशक आ चुके हैं, जैविक उर्वरक आ चुके हैं, जिनका हम बहुत आसानी से उपयोग कर सकते हैं। तो बिल्कुल किसान भाइयों, बागवानी प्रबंधन की आज हम बात कर रहे हैं। जैविक खेती के विषय को हमने बहुत ही वृहद रूप से समझा है, लेकिन यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और बागवानी प्रबंधन को लेकर पेड़ों की कटाई छटाई का सही समय क्या रहता है, इस पर जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन यहाँ पर छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ एक खास विशेषज्ञ जुड़े हैं। मैं पुनः आपका परिचय करा देता हूं। डॉक्टर मेदिनी प्रताप सिंह जी, जो कि कृषि वैज्ञानिक हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आपका पुनः स्वागत है कृषि दर्शन में। तो किसान भाइयों, ब्रेक पर जाने से पहले बागवानी प्रबंधन में हमने बात करी कि आखिर किस तरह से जैविक खेती की जा सकती है। लेकिन सर, अब हम इसे आगे बढ़ाते हैं और पेड़ों की कटाई छटाई की बात करें तो इसका सही समय क्या रहता है? देखिए, बहुत ही अच्छा ये भी सवाल है, क्योंकि पेड़ों का जो हमारे जो बागवानी में है उनकी कटाई छटाई बहुत ही आवश्यक है। अगर हम सही समय में उनकी कटाई छटाई करते हैं, जो इसमें हमारी जो अनुत्पादक जो शाखाएं रह जाती हैं उनको हमें समय पे काटना है, और हमें पेड़ों को, बगीचों को एक गुलदस्ते का शेप देना है, जैसे कि ये होता है। इसमें हमारा क्या है कि बगीचे में ऊपर से धूप का आवागमन और हवा का आवागमन होना चाहिए, जिससे कि हमारे पौधों में अच्छा फूल आएगा और फल आएगा। तो इसकी कटाई का जो सही समय है वो अगर हम बात करते हैं तो दिसंबर से लेकर के फरवरी माह जो है हमारी पेड़ों इनकी कटाई का सही समय होता है। और हम देखते हैं कि जो हमारी फलत के बाद, जैसे हमारा जो है पौधा फल चुका है, उसकी हम तुड़ाई करने के बाद भी हम उसे कट कर सकते हैं। ध्यान हमें ये देना है कि जो हम कटाई छटाई करें, तेज़ धार वाले ही यंत्र औजारों से करें, आरी से करें, या चैन सा के नाम से भी कई सारी चीज़ें आती हैं, सिकेटियर से छोटी टहनियों को। ये नहीं कि हमने टहनियों को पकड़ के खींच दिया, तोड़ दिया, वैसा नहीं करना है। उससे यदि हम करते हैं तो हमारे पौधों में बहुत सारी बीमारी और कीटों का प्रकोप देखने को मिलता है। तो इसलिए जब हम कट भी करें, अगर हम कटाई छटाई करते हैं तो उस समय बोडो मिक्सचर, या हम अगर हमारे पास वो नहीं है तो हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड चूने का पेस्ट बना करके हम उसको लगा दें। अगर वो भी हमारे पास नहीं है तो जो देसी दवा है उसको हम जो गाय का गोबर और चिकनी मिट्टी दोनों को मिला करके पेस्ट बना करके और उसको कटे हुए भाग को हम उसको जो है कवर कर दें। कभी भी हमें उस कटे हुए भाग को खुला छोड़ना नहीं चाहिए। तो इस तरीके से कटाई छटाई यदि हम करते हैं तो हमारे बागवानी में भरपूर फूल और फल आएंगे। बिल्कुल, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से आज के दौर में यंत्रों को बनाया जा रहा है, ख़ास तौर पर खेती किसानी के लिए, क्या ये माना जा सकता है कि वैज्ञानिक तरीके से यंत्रों को बनाकर ज़्यादा तेज़ी से खेती किसानी को आगे बढ़ाने की एक कोशिश है? बिल्कुल हाँ। देखिए, हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा खेती में मशीनीकरण का उपयोग करेंगे, हम अपनी लागत को कम करेंगे, और जब हम लागत को कम करेंगे तभी हम खेती में अधिक आय कमा सकते हैं। तो हमें किसान भाइयों से मैं आपके माध्यम से ज़रूर ये अनुरोध करना चाहूँगा, चाहे वो बागवानी हो, चाहे हमारी फसलें उत्पादन हो, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप यंत्रीकरण का उपयोग करें, जो कि हमारे संस्थान के द्वारा भी समय समय पर किसानों को, हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से भी हम किसानों को प्रदर्शन के लिए 1 से 2 दिन के लिए हम अपने किसानों को ये मुफ्त में मुहैया कराते हैं। सरकार के द्वारा भी क्या ऐसी योजनाएं हैं जिसके ज़रिए जो ये यंत्र हैं इनके लिए सब्सिडी किसान भाइयों को मिलती है? जी हाँ, सरकार के द्वारा भी बहुत सारी योजनाएं हैं, जो कि मध्य प्रदेश कृषि अभियांत्रिकी जो विभाग है उनके द्वारा योजनाएं हैं, जिनसे हमारे किसान भाइयों को जो है सब्सिडी प्रोवाइड कराती है। और साथ साथ में हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र है उसके माध्यम से भी हम अपने किसानों को यंत्रों को डेमोन्स्ट्रेशन के लिए उपलब्ध कराते हैं। तो सर, आपने बागवानी प्रबंधन को लेकर तमाम जानकारी बहुत ही विस्तृत रूप से साझा करी है, और आपने अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बागवानी प्रबंधन को लेकर हमने बातचीत की, वैज्ञानिक तरीके से जाना कि आखिर किस तरीके से बागवानी प्रबंधन को हमारे किसान भाई आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर समय हो चला है खेती और किसानी से जुड़ी खबरें देखने का, यानी खबरें खेती देखने का। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज के कृषि समाचारों पर। सोयाबीन किसानों को मिली भावांतर राशि, एग्रोनॉमी कृषि के लिए लाभकारी, पशु चिकित्सा का होगा विस्तार, औषधीय खेती ने बढ़ाया मान, और अनुदान पर लें रीपर यंत्र। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि किसान भाई हमारे अन्नदाता हैं। वे तरह तरह के जोखिम उठाकर समाज और देश के लिए अन्न धन का भंडार करते हैं। प्रकृति की मार सहकर और खुद के दाना पानी की चिंता में ना रहकर सबका उदर पोषण करते हैं। किसान भाइयों के घर आंगन में खुशहाली और आर्थिक समृद्धि लाना ही हमारी सरकार का मूल्य लक्ष्य है। हम प्रदेश के हर किसान को उसके द्वारा उत्पादित फसल का समुचित दाम दिलाएंगे। डॉक्टर यादव इंदौर जिले के गौतमपुरा में आयोजित समारोह में बोल रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने सोयाबीन की फसल पर भावांतर भुगतान योजना के तहत प्रदेश के 1,34,000 पात्र किसानों के बैंक खाते में सिंगल क्लिक से करीब 2.5 करोड़ रुपए भेजे।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत 2047 की आधारशिला स्मार्ट, सतत और लाभकारी कृषि की होगी। उन्होंने कहा कि कृषि को कम संसाधनों में अधिक उत्पादन और भविष्य की पीढ़ियों के लिए अधिक संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ाना होगा। एग्रोनॉमी वैज्ञानिक शोध को किसान के खेत तक पहुंचाने का पुल है। श्री चौहान नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सस्य विज्ञान कांग्रेस के समारोह को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री ने देश में खाद्यान्न उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि पर प्रसन्नता जताते हुए देश के किसानों को धन्यवाद दिया और वैज्ञानिकों के योगदान की सराहना की। श्री चौहान ने कहा कि देश कृषि के क्षेत्र में तीव्र प्रगति कर रहा है, लेकिन निरंतर प्रयास जरूरी है। कुछ क्षेत्रों में और अधिक दक्षता से काम करना होगा। उन्होंने वैज्ञानिकों से शोध का लाभ सीधे किसानों तक पहुंचाने के लिए प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि शोध का मूल किसानों की प्राथमिक समस्या का समाधान होना चाहिए। उन्होंने वैज्ञानिकों से बायो फोर्टिफाइड किस्में, जीनोम एडिटेड किस्में विकसित करने की बात भी कही। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा है कि पशु चिकित्सा एक महत्वपूर्ण आयाम है जिसकी अवहेलना नहीं होना चाहिए। जरूरत इस बात की है कि पशु चिकित्सा सेवाओं का विस्तार किया जाए। मुख्यमंत्री पशुपालन एवं डेयरी विभाग की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य के पशुधन संख्या के हिसाब से चिकित्सक और सेवा भावी स्टाफ बढ़ाने से युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और पशुओं के लिए चिकित्सा सेवा भी उपलब्ध होगी। डॉक्टर यादव ने रिक्त पदों पर जल्दी से जल्दी नियुक्ति करने के निर्देश भी बैठक में दिए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश में गोपालन को बढ़ावा देने के कार्य निरंतर संचालित किए जाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि दुग्ध सहकारी समितियों की संख्या में निरंतर वृद्धि होना चाहिए। डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रदेश में दुग्ध उत्पादन दोगुना करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए पशुपालन और डेयरी विभाग सभी कार्य सुनिश्चित करें। बैठक में पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार लखन पटेल, मुख्य सचिव अनुराग जैन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। औषधीय पौधों की खेती ने मंडला जिले के बिछिया गांव के किसान सुदेश नामदेव की आय में तो इजाफा किया ही है, साथ ही खेती के प्रति उनके नजरिए को भी बदल दिया, क्योंकि अब क्षेत्र में वो जाना पहचाना नाम है। पारंपरिक खेती करने वाले किसान ने अपने खेत में करीब 2.5 एकड़ क्षेत्र में औषधीय पौधों की खेती शुरू की है। किसान ने आयुर्वेदिक की जानकारी हासिल कर खेत में ऐसी जड़ी बूटियां लगाई हैं जो सामान्य रोगों के साथ साथ जटिल रोगों में भी काफी उपयोगी हैं। खेत में 50 से ज्यादा औषधीय पौधे लगाए गए हैं। सफेद हल्दी, पीली हल्दी के साथ साथ सुदेश नामदेव के खेत में काली हल्दी भी खूब होती है। इसके साथ ही नागदोन, पर्णबीज, बिहारा बेल सहित अन्य दुर्लभ जड़ी बूटियां भी इनके खेत में होती हैं। यहाँ होने वाली जड़ी बूटियों की मांग आसपास के क्षेत्रों में खूब बनी रहती है। सुदेश नामदेव का कहना है कि औषधीय पौधों की खेती से उनकी आय तो बढ़ी ही है, साथ ही क्षेत्र में उनका मान सम्मान भी बढ़ गया है। कृषि विज्ञान केंद्र मंडला के वैज्ञानिक भी समय समय पर किसान का मार्गदर्शन करते रहते हैं। सरकार द्वारा कृषि को आसान, सुगम और उपयोगी बनाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। किसानों की सुविधा के लिए कृषि यंत्रों पर सरकार सब्सिडी भी देती है। फसल कटाई के दौरान किसानों को मजदूरों की कमी से जूझना पड़ता है, जिससे कटाई में देरी सहित फसल की लागत भी बढ़ जाती है। इसके लिए बाजार में कई तरह के रीपर कृषि यंत्र उपलब्ध हैं, जिसमें स्वचालित वर्टिकल कन्वेयर रीपर, ट्रैक्टर चलित वर्टिकल कन्वेयर रीपर, स्ट्रॉ रीपर, स्वचालित रीपर प्रमुख हैं। किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार रीपर कृषि यंत्र खरीद कर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें सरकार द्वारा किसानों को रीपर यंत्र खरीदने के लिए सब्सिडी भी दी जाती है। केंद्र सरकार के मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु, सीमांत एवं महिला किसानों को कृषि यंत्र की कीमत पर 50% तथा अन्य वर्ग के किसानों को 40% तक की सब्सिडी दी जाती है। स्ट्रॉ रीपर एक आधुनिक कृषि यंत्र है जो फसल की कटाई के बाद खेत में बचे फसल अवशेष पराली को इकट्ठा करता है। इन अवशेषों का उपयोग किसान पशु चारे, जैविक खाद या ऊर्जा उत्पादन में कर सकते हैं। इस यंत्र के उपयोग से पराली जलाने की समस्या से भी छुटकारा मिलता है। मध्य प्रदेश सरकार भी यंत्र की खरीद पर किसानों को सहयोग करती है। तो किसान भाइयों, आज कृषि समाचारों में फिलहाल इतना ही और इसी के साथ मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। ये अंक आपको बेहद पसंद आया होगा, तो आज के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नए विशेषज्ञ के साथ और एक नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।